रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर पल एक नई ऊंचाई को छू रहा है। देश में ही ऐसे ऐसे हथियार गढ़े जा रहे हैं जो ताकत और तकनीक के मामले में बेहतरीन है। आज हिंदुस्तान के हथियार ग्लोबल हो रहे हैं। इंडियन वेपन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है और इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में वेपन एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए इंडोनेशिया भारत का ब्रह्मास्त्र खरीदने जा रहा है। जी हाँ, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच में डील लगभग फाइनल होने वाली है और इस डील के बाद इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास ब्रह्मोस होगी और समंदर में उतनी ही ताकत बढ़ेगी। भारत और इंडोनेशिया की सरकारों के बीच काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। ये बातचीत अब फाइनल स्तर पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने जकार्ता में भारतीय दूतावास को $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम डील के लिए आधिकारिक संदेश भेजा है। ब्रह्मोस एक बहुत ही आधुनिक मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक है और आज की तारीख में वर्ल्ड की सबसे अच्छी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको जॉइंट प्रोडक्शन से बनाया है भारत और रूस ने। और इसकी काबिलियत और क्षमता यह है कि ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। एक बार ये फायर हो जाती है तो 100% अपने टारगेट को हिट करती है और इसकी जो रेंज है वो अभी 500 किलोमीटर है और जो ब्रह्मोस मार्क 2 है उसकी रेंज 1500 किलोमीटर हो। माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आएंगे तब ब्रह्मोस मिसाइल की डील सील हो सकती है। akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia ब्रह्मोस को लेकर फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया और भारत की ये डील यकीन माने कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक तरीके से भारत की धाक को भी कायम करेगी, क्योंकि इसके बाद भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में डिफेंस का एक बड़ा एक्सपोर्टर के तौर पर खुद को स्थापित कर सकेगा। इतना ही नहीं, चीन के साथ भले ही इंडोनेशिया की सांठगांठ हो, बावजूद इसके इंडोनेशिया और भारत अपनी दोस्ती को नए मुकाम पर भी ले जा रहे हैं। भारत और चीन को लेकर इंडोनेशिया के रुख में तब्दीली आ रही है। वो हाल तक भारत के साथ सामरिक साझेदारी को लेकर झिझक रहा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा। सच्चाई है, इंडोनेशिया और भारत के रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं। अभी जिस प्रकार से चीन एक बहुत ही अग्रसर हो रहा है इंडियन ओशन के अंदर और स्पेशली इंडियन ओशन में, ऐसे में ये जो छोटे छोटे देश हैं, जो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, ब्रुनई, वो भारत की तरफ आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि चीन की एक दादागिरी है। चीन पूरे इंडो पैसिफिक को अपना बताता है। उसने 9 डैश लाइन से पूरा इलाका वो उसने कहा कि आज चीन का है। तो ऐसे में ये छोटे छोटे देश भारत के साथ रिश्ते बनाने चाहते हैं और डायरेक्टली रिश्ते बना के किस प्रकार से वो चीन का मुकाबला कर पाए, इस बारे में जो प्लान होती है। इंडोनेशिया भारत को सामरिक लिहाज से अहम अपने संभाग द्वीप तक आर्थिक और सैन्य पहुंच दे चुका है। भारत संभाग में अपना पहला डीप सी पोर्ट विकसित कर रहा है। ये द्वीप सुमात्रा के उत्तरी छोर पर है और मलक्का स्ट्रेट के भी करीब है। इंडोनेशिया में डीप सी पोर्ट से बंदरगाह भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए खासा अहम होगा। संभाग बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से करीब 700 किलोमीटर दूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति भारत को मलक्का स्टेट तक आसान पहुंच प्रदान करती है। संभाग द्वीप के बंदरगाह में 40 मीटर की गहराई होगी, जो पनडुब्बी समेत किसी भी तरह के जहाज के लिए मुफीद है। यानी यहाँ से चीन की साजिशों पर नजर रखी जा सकेगी।
भारत चाहता है कि मलक्का स्टेट एक प्रकार से हरदम खुला रहे भारत के हितों के लिए, इसलिए उसने इंडोनेशिया से बातचीत करके ये जो एक्के प्रोविंस है इंडोनेशिया का, जो कि अंडमान निकोबार से करीब करीब 700 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये सबांग नेवल पोर्ट जो है, डीप सी पोर्ट है, उसको बना रहा है। और इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो हम विश्वास करेंगे कि जो हमारी कमर्शियल शिप्स हैं और बाकी शिप्स हैं वो आराम से जा सकती हैं मलक्का स्टेट में, हम उनकी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और दूसरा एक प्रकार से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो PLA नेवी है, जो चीन की नेवी है, उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, उसकी जो स्पाई शिप है उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। मलक्का स्ट्रेट चीन के ऊर्जा आयात समेत वैश्विक व्यापार के एक बड़े हिस्से की सुविधा मुहैया कराता है। लिहाजा संभाग बंदरगाह के विकास में भारत के आर्थिक और सैन्य हितों के लिए अपार संभावनाएं हैं और यही वजह है कि वो चीन को चिंता में डाले हुए है। मलक्का स्ट्रेट को दुनिया के 6 में से एक ऐसा स्ट्रेच माना जाता है जो पाताल का रास्ता कहा जाता है। ये वैश्विक ऊर्जा के लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल ट्रांसपोर्टेशन होता है। भारत चीन की विस्तारवादी कश्ती को रोकने के लिए रणनीतिक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत कर रहा है। पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देकर साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी कश्ती को रोकने की कोशिश की और अब हिंद महासागर में इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की ताकत देकर अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। पिछले एक दशक से अगर देखा जाए तो चीन अपने आसपास के छोटे द्वीपीय क्षेत्रों को लगातार उकसा रहा है और ये हम सभी जानते हैं कि ये चीन की विस्तारवादी नीति है, उसमें चाहे फिर फिलीपींस के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हो या फिर जापान के कई तटीय इलाके। इसके साथ ही साथ ताइवान को भी इसने नहीं बख्शा है क्योंकि ताइवान के साथ भी टकराने के लिए चीन पूरी तरह से तैयार है। अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने की यही सोच है शी जिनपिंग की, जिसको लेकर वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत के लिए भी जरूरी हो गया है कि वो आसियान देशों यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करे ताकि चीन की साम्राज्यवादी कश्ती को रोका जा सके। भारत का 95% व्यापार समंदर के जरिए होता है। इसका 55% ट्रेड साउथ चाइना सी के रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इन देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखना भारत के लिए अहम हो जाता है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा के चलते भारत के लिए आसियान देशों की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्नीस में आई आर्थिक मंदी के बाद आसियान देशों की निर्भरता काफी हद तक चीन पर हो गई। चीन ने इसका भरपूर फायदा उठाया और साउथ चाइना सी में अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आसियान देशों को विकल्प के तौर पर अमेरिका की तरफ देखना पड़ा, लेकिन अब ये समय आ गया है कि आसियान देश पूरी तरह भारत पर निर्भर हो सकते हैं और भारत उनके लिए एक अच्छे विकल्प के तौर पर खड़ा भी हो रहा है। आसियान देश भी भारत की अहमियत को समझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि संगठन में भारत की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए। चीन को काउंटर करने के मकसद से इस इलाके में भारत की भूमिका को अमेरिका भी मानने लगा है। वो पहले इस इलाके को एशिया पैसिफिक कहकर बुलाता था, अब इसे इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र कहता है। साउथ चाइना सी और जो इंडो पैसिफिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी रूट है। यहाँ से पूरे वर्ल्ड का ट्रेड 60 से 70% जाता है और इस इलाके के अंदर जो एशियन कंट्रीज हैं उसके ज्यादातर देश हैं, चाहे वो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है, लाओस है, मलेशिया है, वियतनाम है। मगर हुआ क्या है, इस इलाके को चीन जो है वो अपने तरह उसको डेवलप करना चाहता है और वो पूरा इंडो पैसिफिक को अपना बताता है। उसने 9 डैश लाइन बना के एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के बाद एक 9 डैश लाइन खींची है और पूरे इंडो पैसिफिक को वो चीन अपना बताता है। और ऐसे में जो साउथ चाइना सी के अंदर जिस प्रकार से चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ये जो छोटे छोटे देश हैं ये भारत जैसे देश की मदद चाहते हैं।
आसियान देशों के बीच तेजी से हथियारों की मांग बढ़ रही है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट एशियाई देशों का मिलिट्री खर्च 2 दशकों में दोगुना हो गया है। साल 2000 में ये देश अपनी सुरक्षा पर 1.67 हजार करोड़ रुपए खर्च किया करते थे, जो कि 2021 में बढ़कर 3.57 हजार करोड़ रुपए तक हो चुका है। मिलिट्री पर किए गए खर्च में सबसे ज्यादा तेजी 2023 में देखने को मिली। ये वही समय था जब चीन ने साउथ चाइना सी के इलाके में अपना एक तरफा दबदबा कायम करने के लिए घुसपैठ को तेज कर दिया। साउथ चाइना सी में चीन की दखलंदाजी का नतीजा ये रहा कि आसियान के 10 में से 7 देशों ने आपत्ति जाहिर कर दी। इन देशों में मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया शामिल हैं। इन देशों को समंदर में चीन को चुनौती देने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ने लगी और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत तेजी से काम कर रहा है। आसियान देशों को हथियार देकर भारत न सिर्फ चीन को हिंद महासागर से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके जरिए चीन को उसी के पड़ोस में घेरने की मदद भी हो रही है। दरअसल भारत से जो मिसाइलें और हथियार आसियान देशों को देने की तैयारी की जा रही है, वो साउथ चाइना सी के पास तैनात किए जाएंगे। भारत सिर्फ ब्रह्मोस से नहीं बल्कि लड़ाकू एयरक्राफ्ट तेजस भी आसियान देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है, जिससे साउथ चाइना सी में चीन के जहाजों पर नजर रखी जा सकेगी। भारत का जो अप्रोच है वो पूरे साउथ चाइना सी ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने का। और भारत के जो आसियान देशों के साथ जो संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत और आसियान के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत पहले ही किया जा चुका है और पिछले वर्ष भारत और आसियान के राष्ट्रों के बीच में मई के महीने में एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल भी कंडक्ट की गई थी, जिससे कि स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि भारत आसियान देशों के साथ सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामरिक रूप से भी डिफेंस कोलैबोरेशन के स्तर पर भी भारत आसियान के साथ गहरा कोलैबोरेशन करेगा। चीन हिंद महासागर को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल हिंद महासागर का विस्तार अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक है। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच है। दूसरी ओर फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया तक हिंद महासागर का फैलाव है। 35 से 36 देशों की समुद्री सीमा इससे लगती है। ये मामूली देश नहीं है। दुनिया की करीब 30% आबादी इन देशों में रहती है और विश्व की कुल जीडीपी में इन देशों का योगदान 12% है। हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जाती हैं। इनमें सब कुछ प्रमुख है। तेल, गैस, ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े 3 अहम पॉइंट से ही ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद होर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, उसका 40% हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से गुजर कर जाता है। दूसरा पॉइंट है बॉब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि सोमालिया पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का संगठन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के 3 प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। हाल के साल में होर्मुज स्ट्रेट इलाके में ईरान ने कई जहाजों पर हमले किए हैं। ईरान की नौसेना उस इलाके में कैमिकाजी ड्रोन तैनात करने की योजना बना रही है। कुछ इसी तरह की रस्साकशी मलक्का स्ट्रेट को लेकर है। ये इलाका चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है। चीन अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल हिंद महासागर से ले जाता है। वहां के उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का करीब 40% हिस्सा भी इसी इलाके से जाता है। यही नहीं, चीन से निर्यात होने वाली चीजों का करीब 55% हिस्सा भी हिंद महासागर से ही होकर जाता है। मलक्का स्ट्रेट एक इंडियन ओशन का स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जिसे हम चोक पॉइंट कहते हैं। चोक पॉइंट वो जगह जहां से शिप्स को गुजरना ही पड़े और वो एक बॉटल नेक की तरह छोटी जगह हो जाए, 70, 80, 100 किलोमीटर की एक्सपेंशन हो जाए, एक लेन बन जाए
समुद्र एक लेन में परिवर्तित हो और इस लेन से ही अगर शिप्स को गुजरना पड़े तो वो चोक पॉइंट माना जाता है। वहां पे हम उनकी मर्चेंट शिपिंग को प्रभावित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मोड़ सकते हैं, या उनको वॉर के सिचुएशन में उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से गुजरना है। गुजरना इसलिए जरूरी है कि चाइना की जो पेट्रोलियम कार्गो की जो इंपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट से होते हुए सीधा इंडियन ओशन के थ्रू जाते हुए और श्रीलंका के नीचे से गुजरकर और हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड के भी नीचे से गुजरते हुए मलाक्का स्टेट तक जाती है, जो इंडोनेशिया के पास है और जहां सिंगापुर भी है। हिंद महासागर की ऐसी अहमियत के चलते दुनिया की बड़ी ताकतें यहां एक्टिव हो गई हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा जापान और सिंगापुर जैसे देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही हैं। हिंद महासागर में ही बसा है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये मलक्का स्ट्रेट से थोड़ा सा ऊपर है और यहीं से तमाम जहाजों की आवाजाही होती है। इलाका संकड़ा होने की वजह से यहाँ पर जहाजों की आवाजाही धीमी रहती है और अगर कहीं चीन के साथ कोई टेंशन होती है तो फिर यहाँ ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। इसीलिए भारत की कोशिश यही है कि इस इलाके को अपने कब्जे में रखा जाए। भारत जहां एक और पड़ोसी देशों को स्वदेशी हथियारों की ताकत मुहैया करा रहा है, वहीं देश में ही उन हथियारों का निर्माण भी कर रहा है जो कभी दूसरे देशों से मंगाए जाते थे। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। भारतीय सेना की जरूरत और दुश्मनों की चुनौतियों से निपटने के लिए देश में नेक्स्ट जनरेशन वेपन की टेस्टिंग हो रही है, उनकी ताकत को परखा जा रहा है। भारत अपनी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग-2 का परीक्षण कर रहा है और नाग-2 के सफल परीक्षण के बाद जब इसको सेना में कमीशन कर दिया जाएगा तो यकीन मानिए कि नाग-2 दुश्मन के दिलों में भारत के हथियारों की धाक जमाने में कामयाब होगी। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नाग MK2 ATGM के 3 परीक्षण किए गए। तीनों परीक्षणों के दौरान नाग MK2 ने मैक्सिमम और मिनिमम सीमा के सभी लक्ष्यों को सटीक रूप से तबाह कर दिया। फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के बारे में ये कहा जाता है कि इसके रडार पर एक बार टारगेट अगर आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे दागने के बाद दोबारा कमांड देने की जरूरत नहीं है। फायर एंड फॉरगेट टेक्निक जो है कि जब एक बार ऑपरेटर टारगेट को लॉक कर लेता है और फिर फायर कर देता है तो फिर उसको जो मिसाइल रास्ते में है उसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं, फिर वो खुद पे खुद जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो ये जो फायर एंड फॉरगेट है ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। एक बार जब ऑपरेटर टारगेट पे लॉक कर लेता है मिसाइल को और फायर करने के बाद ड्यूरिंग फायरिंग टाइम उसको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए नेविगेशन में, वो खुद पे जाके टारगेट को हिट करेगा। और तो ये जो नाग मिसाइल है जो भारत ने अभी डेवलप की है, नाग मार्क 2, पहले हमने नाग मार्क 1 की थी जिसकी रेंज करीब 4 किलोमीटर थी। अब ये नाग मार्क 2 की है जिसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर में है। ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है और ये फायर एंड फॉरगेट टेक्निक से है। नाग मिसाइल हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसमें इंफ्रारेड तकनीक है जो लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करती है और तूफानी रफ्तार से उसे तबाह कर देती है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य की तरफ प्रहार करती है, यानी 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 17 से 18 सेकंड में नेस्तानाबूद करने में सक्षम है।
नाग मार्क 2 जो है वो इम्प्रूव वर्जन है नाग मार्क 1 का। जो नाग मार्क 1 था उसकी रेंज जो थी 4 किलोमीटर थी, जबकि नाग मार्क 2 की रेंज जो है 7 से 10 किलोमीटर है। ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है, ये फायर एंड फॉरगेट टेक्निक से चलती है। एक बार ऑपरेटर इसको लॉक कर लेता है फायर करने से पहले, उसके बाद इसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द बेसिकली जब ये फायर की जा रही है। तो ये सच्चाई है, एक बहुत ही आधुनिक है ये जो नाग मार्क 2 भी, और ये भारत ने खुद इंडिजिनसली बनाई है। ये एक प्रकार आत्मनिर्भर भारत के तहत है। बल्कि यही नहीं, जो नाग मार्क 1 और 2 दोनों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, दूसरे देश उसको खरीदना चाहते हैं। हल्के वजन और अचूक निशाने वाली नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने 300 करोड़ की लागत से तैयार किया है। इसका पहला परीक्षण 1990 में किया गया था। फिर उसके बाद 2017, 18 और 19 में भी लगातार इसके परीक्षण किए गए और हर बार इसमें तकनीक और जरूरतों के हिसाब से नई नई चीजें जोड़ी गई हैं। फिलहाल नाग MK2 के सफल परीक्षण के बाद ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। डीआरडीओ ने नाग ATGM को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। नाग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे जमीन और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, यानी सिर्फ जमीन ही नहीं, इसे हवा से हवा में लॉन्च कर दुश्मन टैंक और बख्तरबंद वाहनों को खाक में मिलाया जा सकता है। नाग ATGM में 4 विंग्स हैं जो कि फोल्डेबल हैं। इसका वजन करीब 43 किलोग्राम है और इसमें रियल टाइम इमेजिंग और एल्गोरिदम भी है, यानी कि टारगेट को एक बार सिलेक्ट करने के बाद उसे खुद ब खुद तबाह कर देती है। नाग मिसाइल के लिए खास मिसाइल कैरियर NAMICA तैयार किया गया है, जिसे सारथ नाम मिला है। ये एक टैंक डिस्ट्रॉयर है जिसमें 12 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। नाग मिसाइल के 5 अलग अलग टाइप पर काम चल रहा है। नाग मिसाइल का एक लैंड वर्जन है, दूसरा मास माउंटेड सिस्टम, बाकी 3 खास जरूरतों के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तीसरी पीढ़ी की MP ATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रायल 2005 में शुरू हुआ। ये दिखने में नाग मिसाइल के लैंड वर्जन जैसी ही है, लेकिन बेहद हल्की, जो करीब 14 किलोग्राम है। नाग के MP ATGM वर्जन की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है। ये टैंकों के ऊपर से हमला करने में सक्षम है, जिसे टॉप अटैक कहते हैं। दरअसल टैंकों में चारों तरफ रिएक्टिव आर्मर की प्लेट लगी होती है, जो मिसाइल हमले के दौरान फटकर उसके प्रभाव को कम कर देती है। इसीलिए ऊपर की ओर से टैंक पर हमला उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसे दागने के बाद उसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। ये देखिएगा जो टैंक है हर जगह से मजबूत होता है कि नहीं? तो कहाँ कमजोर है? टॉप, मतलब ऊपर, जहां से वो आप देखते हैं कि टैंक का क्रू सर निकाल करके खड़ा है या कहीं से कर रहा है, तो जो ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा सा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द टैंक ज्यादा कमजोर है। सो जो कमजोर पार्ट को मारने के लिए तो टॉप गाइडेड, मतलब आपने टैंक मिसाइल फायर किया, वो टैंक के ऊपर उसने देखा और फिर ऊपर से उसने टॉप अटैक किया। यानी कि जो भी टैंक का आपने देखा होगा कि बख्तरबंद जो गाड़ियां होती हैं, टैंक्स होते हैं, ये मोटा जो स्टील होता है, पूरा का टरक जो होता है, पूरा का पूरा भारी, सब जगह से लोडेड लेथ होता है कि टैंक जो है उसको बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। सो सबसे कमजोर जो पोर्शन है ये मिसाइल उधर जाकर के उसको बर्बाद कर देता है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पहाड़ पर ले जाना हो या फिर रेगिस्तान में, इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, कहीं भी फिट किया जा सकता है। यानी इसके लिए किसी भी निश्चित जगह की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। MP ATGM में और भी कई हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। MP ATGM इमेज इंफ्रारेड रडार से लैस है, जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को ढूंढ लेती है।
MPATGM में इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगा है और इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता करीब 3 किलोमीटर है। करीब 1.25 मीटर लंबाई वाली इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड फिट होता है, जिससे ये टैंक के बेहद मजबूत कवच को भी पिघला सकती है। थर्मल सेंसर की वजह से ये टैंक से निकलती गर्मी की ओर भागती है, जिससे बचना टैंक के लिए आसान नहीं होता। जो नाग मार्क 2 है, ये भी थर्मल इमेजिंग है। ये एक प्रकार से हीट सीकर होती है, जो मतलब कि जहां से भी टारगेट जो हीट प्रोड्यूस करता है वो उसको होम ऑन कर लेते हैं और फिर उसकी तरफ जाते हैं। तो थर्मल इमेजिंग का बड़ा फायदा है कि ये एक प्रकार से हीट सीकर होते हैं और ये जो टारगेट को उसकी हीट के नजर से पहचानते हैं और वो 100% जाके उसको हिट करते हैं। योगी साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत के बाद ध्रुवास्त्र को तैयार किया है। ये सेना के हर अंग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, या कहें कि हर अंग को बहुत ज्यादा ताकत देगी। सेना के तीनों अंगों में इसको शामिल किया जा सकता है और इसके शामिल होने के बाद हमारी सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलने वाली इस मिसाइल से दुश्मन के टैंक बच नहीं सकते और यही वजह है कि ध्रुवास्त्र की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक हथियारों में की जाती है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा है, जिससे ये अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। ध्रुवास्त्र मिसाइल की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है, जो ये 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसमें 8 किलो विस्फोटक लगा है। भारत के पास सैंट यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइलों में होती है। सैंट ध्रुवास्त्र का अपग्रेडेड वर्जन है। 15 से 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंट में एक्टिव रडार सीकर लगा होता है ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। यह मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से टारगेट का पता लगाती है और भागते टारगेट को तबाह कर सकती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मार्च 2023 में अपनी 3rd जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। अमोघा 3 बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर है। इसमें जो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर के भी चीथड़े उड़ा सकता है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक की मदद से आगे बढ़ती है। हालांकि इसकी स्पीड का खुलासा इसे बनाने वाली कंपनी ने फिलहाल नहीं किया है। अमोघा 3 मिसाइल पर 8 फिन्स यानी कि छोटे छोटे पंख लगे हुए हैं ताकि उड़ान के समय से कंट्रोल किया जा सके। जमीनी जंग में पैदल दस्ते का सबसे खतरनाक हथियार है टैंक, उसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और गन्स। जब टैंकों का ये काफिला निकलता है तो कोई भी इन्हें रोक नहीं पाता, ना तो रेतीली जमीन और ना ही ऊंचे पहाड़ की चोटियां। टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल भी कहा जाता है। लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लैस बंदूक का भी इस्तेमाल किया जाता था। टैंक के खिलाफ 106 mm की RCL गन बेहद प्रभावी हथियार बना, लेकिन ये तब के दौर में आसान नहीं था। इसके गोले अगर टारगेट हिट कर दे तो टारगेट बचता नहीं था। वहीं इसकी खराब बात यह थी कि फायर होते ही दूर से इसे पहचान लिया जाता था, क्योंकि इसमें पीछे से शोला निकलता और यही नहीं, इससे सिर्फ 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 फायर किए जा सकते थे। बावजूद इसके भारतीय सेना ने RCL गन के साथ पराक्रम की एक नई पटकथा लिख दी थी। 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए।
ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में आरसीएल गन के साथ तैनात थे। असल उत्तर की धूल भरी जमीन में लड़ाई छिड़ी तो मुकाबला करना उतना आसान नहीं था। एक तो चारों तरफ धूल थी और ऊपर से फायर करने के बाद आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी और न ही टारगेट को पहचाना जा रहा था। इसीलिए अब्दुल हमीद ने एक स्ट्रेटजी अपनाई, दुश्मन को पास आने दिया। 180 मीटर की दूरी पर दुश्मन पर हमला किया और उसके बाद तुरंत अपने ड्राइवर को पोजीशन चेंज करने के लिए कहा। दिन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने 2 टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि 4 टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले 1 घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी आरसीएल गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहाँ से उन्होंने सबसे पहले आगे के टैंक को उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर 2 और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी। टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है टैंकों के विरुद्ध और बस्तबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नाग मार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की। तो ये बैटलफील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नए योद्धा की भी एंट्री हो चुकी है। यह हथियार है स्पाइक NLOS यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट। आज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जरूरत क्यों है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कई बार भौगोलिक नजरिए से दुश्मन फायदे की स्थिति में होता है। मान लीजिए कि दुश्मन पहाड़ी के ठीक ऊपर है या फिर कई मील नीचे है, तो ऐसे में दुश्मन पर रॉकेट या मोर्टार से हमला करना कई बार सटीक साबित नहीं होता है। तो ऐसे में जरूरत पड़ी ATGM की, जो दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं। स्पाइक NLOS भी एक ऐसा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने में सक्षम है। भारत को इजरायल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन द लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्जन में, यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम, वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन द लूप वाला सिस्टम है, तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के
टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबार्ट करना पड़े तो ये अबार्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है। हवा से दागी गई NLOS मिसाइलें न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। भारत ने इजरायल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। इसे वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर पर लगाया जाएगा। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC के करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ऑर्डर दिया था। खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद करने का इच्छुक था। सन 2011 में भारत के पास वो विकल्प थे। पहला विकल्प अमेरिका में बनी FGM-148 जेवलिन मिसाइल, दूसरा विकल्प था स्पाइक NLOS थी। भारत ने स्पाइक को इसलिए चुना क्योंकि इजरायल भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिसाइलों का घरेलू निर्माण करने के लिए तैयार था, जो मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है। इन मिसाइलों की एक मुश्त खरीद के बजाय भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इजरायल के साथ बातचीत की ताकि भारत में मिसाइलों का उत्पादन किया जा सके। फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं। बाद में इन्हें मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत ज्यादा संख्या में भारत में ही बनाया जाएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दो तरह की होती हैं। एक छोटी मिसाइल जिन्हें एक व्यक्ति आसानी से उठाकर ले जा सकता है और कंधे से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दूसरी होती है बड़ी मिसाइल जिन्हें लॉन्च करने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत होती है। इन्हें हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत देखी, जहां यूक्रेन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका से मिले जेवलिन मिसाइलों का खूब इस्तेमाल किया गया। यहाँ आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि स्पाइक को जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल माना जाता है। स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स ने दुनिया भर में कई युद्धों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। स्पाइक मिसाइल ने 1982 से 2006 के लेबनान युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। साल 2001 से 2021 के अफगानिस्तान वॉर में इसने अपनी जबरदस्त जंगी क्षमता का परिचय दिया। वहीं इराक युद्ध में भी स्पाइक बेजोड़ साबित हुई। साल 2014 इजराइल गाजा संघर्ष और साल 2020 नारगोनो कारबाख संघर्ष में भी स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल ने अहम भूमिका निभाई। स्पाइक की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एंटी टैंक मिसाइल में होती है। भारत के पास पहले से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जमीन से फायर करने वाला वर्जन मौजूद है। भारतीय सेना इस समय स्पाइक LR मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। स्पाइक LR पोर्टेबल है। 2 जवानों की टीम के साथ इसे तैनात किया जा सकता है। एक जवान लॉन्चर लेकर चलता है तो दूसरा मिसाइल। स्पाइक मिसाइल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं। इसे फायर करने के 2 मोड हैं। पहला है फायर एंड फॉरगेट, मतलब मिसाइल फायर करने के बाद टारगेट को भूल जाइए, और दूसरा मोड फायर एंड विजर्व। इसमें मिसाइल के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से विजुअल लॉन्चर तक पहुंचता है। सैनिक देख पाता है कि मिसाइल किस टारगेट की ओर बढ़ रही है, वो टारगेट पर कहां लगेगा। जरूरत पड़ने पर मिसाइल की हवा में रहते समय ही सैनिक उसकी दिशा भी बदल सकता है। इस खूबी के चलते इस टारगेट को भी खत्म किया जा सकता है जो सीधे दिख नहीं रहा हो। स्पाइक को कंधे पर रखे लॉन्चर, हेलीकॉप्टर या फिर ट्राइपॉड से भी हमला किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे टैंक पर भी फिट किया जा सकता है। भारत ने अर्जुन टैंक में इसे फिट करके दुश्मन को दिखा दिया कि किस तरीके से अब दुश्मन का बचना नामुमकिन है रणभूमि में।
स्पाइक मिसाइल अपने टारगेट पर अचूक प्रहार करती है। ये इतनी घातक है कि टारगेट को बचने का मौका तक नहीं मिलता। स्पाइक मिसाइल न सिर्फ दुश्मनों के मजबूत से मजबूत बंकर को तबाह करने में सक्षम है, बल्कि ये दुश्मन की टैंकों के परखचे भी उड़ा सकती है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।